शिवसेना नेता संजय सिरसाट इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल मुख्यमंत्री के बंगले पर कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, क्या कुछ चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ है? लोकसभा के पहले जहां चुनाव प्रचार के लिए हमें जाना है, वहां की रणनीति क्या होना चाहिए, वहां कौन कौन जाएगा, इस सब नामों का ऐलान कल किया गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक नेताओं को उनकी जवाबदेही वहां फिक्स की गई, किसने किससे कोऑर्डिनेट करना है। एक पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, इसमें भाजपा भी है, राष्ट्रवादी भी है, तो इनसे भी मिलके कैसा इलेक्शन लड़ना है। राष्ट्रवादी के मतदार संघ में जाना है, बीजेपी के मतदार संघ में जाना है, उनको अपने मतदार संघ में बुलाना है। तो इस सभी बातों पे सविस्तर चर्चा हुई और ये रणनीति बनाई गई कि अपने को इलेक्शंस में 100% रिजल्ट ये आने के लिए और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर सब बातें वहाँ डिस्कस हुई। सर, कल नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया और ये कहा कि कल्याण डोंबिवली की सीट पर श्रीकांत शिंदे ही जो है वो चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन उम्मीदवार आपका, सीट आपकी, लेकिन घोषणा जो है वो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो डोमिनेटिंग है शिवसेना पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप दूसरे एंगल से सोचो कि ये सब हमारा एक मेकल से मिलके दिल से दिल मिलना जिसको कहते हैं ना, तो उस तरीके से है। महायुति में कुछ डिसीजन हम भी लेते हैं, हमको पता है भाजपा को यहाँ का उम्मीदवार कौन होगा। कल देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो खुले दिल से ये बात कही, तो हमने उनका अभिनंदन भी किया और हमारी सीट पहले से तय भी थी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोलने की वजह से वहाँ के जो कार्यकर्ताओं में संभ्रम था वो दूर हो चुका है। अब सब मिलके श्रीकांत शिंदे साहब को चुन के लाने के लिए कोशिश करेंगे। सियासी हलकों में तो ये भी खबर है कि कल्याण डोंबिवली की सीट आपको दी गई है, उसके पीछे कॉम्प्रोमाइज जो है आप लोग ठाणे की सीट कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, उसके पर कल्याण डोंबिवली की वजह से ठाणे की सीट के कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सीट हमारी है वो हमारी है। अब हमने देखेंगे तो अब हमने 3 सीट जो हमारी थी वो राष्ट्रवादी को भी दी है। इसका मतलब ये नहीं है हमने महाआघाड़ी में एक परभनी की सीट भी दी है। सभी सीट देने का बात नहीं रहता, इलेक्शन में कुछ सीटों पे कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है। सत्ता में 3 पक्ष है ना, तीनों को कुछ शेयरिंग तो कुछ करना चाहिए। इसलिए शेयरिंग करते वक्त 1-2 सीट आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि 3 दल एक साथ मिलकर आए हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज तो शिवसेना करती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत गोडसे जो नासिक से अभी वर्तमान सांसद हैं, वो रोजाना वर्षा के चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि एनसीपी जो राष्ट्रवादी है अजित पवार वाली, उनके तरफ से छगन भुजबल को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो नासिक सीट को लेकर जहां एक तरफ ये रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, वहां छगन भुजबल के नाम की चर्चा है। उस सीट पर आप क्या समझते हैं कि क्या समीकरण बनेगा? देखिए, मैंने खुद सीएम साहब से बात की कि नासिक सीट छोड़ना नहीं है। वहाँ का जो हमारा सांसद है 2 बार बड़े वोटों से चुन के आया है और वो भुजबल साहब को हरा के ही आया है। ये उसमें से और खूबी है। तो इसलिए राष्ट्रवादी ने भी वो सीट के लिए आग्रह करना कोई जरूरी नहीं करना चाहिए। क्यों करते हो? एक सांसद है, उसको डोमिनेट करके अब अपनी सीट होना चाहिए। वहाँ उठा होगा या नहीं होगा, वहाँ के कार्यकर्ता चिढ़ेंगे या नहीं चिढ़ेंगे? शिवसेना पार्टी में कुछ फूट लाना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी शिंदे साहब है, एक सॉफ्ट नेचर के आदमी है, वो कभी कोई चीज मान लेते, इसका मतलब हर चीज उनसे मनवा लेना ये भी गलत है। इसलिए वो सांसद भी बार बार शिंदे साहब को कह रहा है कि अपनी सीट है, अपने को चुन के लाना है। और आज मेरी सीट डिक्लेयर हो गई, कल मैं चुन के आ रहा हूँ, ये उन्होंने बताया है। जब इतना कॉन्फिडेंस वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया, उन्होंने बताया, वो सीट के लिए राष्ट्रवादी ने आग्रह करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। क्या महायुति में एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाया जा रहा है? हमने देखा कि किस तरीके से सीटों को लेकर तो विवाद चल ही रहा है। एक जगह पर आपने अपने उम्मीदवार को भी बदला है, तो क्या डोमिनेटिंग नेचर में यहाँ पर एनसीपी, अजित पवार गुट और बीजेपी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, एक बात ख्याल में रखो, शिंदे साहब है वो दबाव में आने वाला आदमी नहीं है। वो सत्ता का चिंता नहीं करता, सत्ता रहे या जाए। लेकिन जो चीज जहां तक उनको लगता है कि चलो कॉम्प्रोमाइज में कर लो, खुले दिल से जब वो तुमको एक्सेप्ट करता है तो वो टाइम
किसी ने अगर सोचा कि उनके ऊपर प्रेशर लाया जाए तो ये मुनासिब नहीं है, और ना वो प्रेशर में आने वाले हैं। एक दिन अगर उनको ज़्यादा प्रेशर लगा तो वो उनका भी रंग दिखा देंगे। अच्छा सर, संजय निरुपम को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। आप चूंकि पार्टी के नेता हैं, पार्टी को अच्छी तरीके से जानते हैं, पार्टी की डिसीजन को अच्छी तरीके से जानते हैं। संजय निरुपम को कब ज्वाइन करवा रहे हैं शिवसेना में, और क्या ऐसे वक्त में जब ये बात चल रही है कि चेहरा देखकर उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जिसमें जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो क्या उन्हें पार्टी में शामिल कर उन्हें जिस सीट से वो मांग कर रहे हैं उस सीट पर चुनाव लड़वाया जाएगा? देखिए, आज शायद रात में उनकी मुलाकात फिर एकनाथ शिंदे साहब से होने वाली, क्योंकि शिंदे साहब अभी नागपुर गए हैं। अगर वो मुलाकात होती है, उनमें क्या डिसीजन होता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसका आगे का डिसीजन क्या है, उनको चुनाव में टिकट देना है या नहीं देना है, वो शिंदे साहब तय करेंगे। लेकिन हमें यह लगता है कि पार्टी में अगर ऐसे वक्त कोई अगर बड़ा नेता आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, तो उसके बारे में डिसीजन आखिर तो शिंदे साहब लेंगे ना। तो कल या परसों आपको इसके बारे में जानकारी खुद शायद शिंदे साहब ही दे पाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो अंतिम फैसला है वो शिंदे साहब लेंगे, लेकिन मैं पार्टी के नेताओं के मन की बात जानना चाहता हूं, क्या उनको संजय निरुपम में एक जीतता हुआ उम्मीदवार दिखाई देता है? ना, संजय निरुपम ऐसे ताकतवर आदमी है, नेता है। वो पहले से तो शिव सैनिक है, पहले हमारी पार्टी में काम कर चुका है, हमारे पार्टी से राज्यसभा में भी था, हमारे पार्टी से लोकसभा में भी था, इसलिए उनको हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। वो हमें सब कुछ जानता है, हम उनको सब अच्छी तरह से जानते हैं, उसका नेचर हमको मालूम है। तो इसलिए वो एक फेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, बड़ा फेस है, वो हो सकता है फेस। आप मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मिलने के लिए गए थे, क्या मैसेज लेकर उनके पास गए थे? क्या ये मान के चला जाए कि गुड़ी पाड़वा के दिन जो उनको महायुति में शामिल करने को लेकर जो सस्पेंस है वो गुड़ी पाड़वा के दिन क्लियर हो जाएगा, और अगर उनको शामिल किया जाता है तो बलिदान कौन देगा, सीटों के मामले में कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, एक बार फिर वो शिवसेना होगी या बीजेपी अपने कोटे से उन्हें सीट देगी? पहली बात तो मैं किसी का मैसेज लेके राज साहब के पास नहीं गया था। राज साहब से मेरे गत 38 साल के संबंध है, 38 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। बाला साहब के वक्त हम सब जो रैलियाँ होती थी हम सब साथ में जाते थे, साथ में मतलब एक फ्रेंडशिप का नाता हमारा बना था। आज बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने की मेरी इच्छा हुई, इसलिए जाके मिला, और पुराने जो भी हमारे वो टाइम की जो भी घटना है उसको फिर से हमने उसका रिव्यू ले, बातें हुई, और जो अभी रैली होने वाली 9 तारीख को उनकी, उसके बाद भी चर्चा हुई। तो उनका सस्पेंस राज साहब कभी खोलते नहीं। 9 तारीख को जो रैली होगी उसमें उनका डिसीजन वो शायद पब्लिकली अनाउंस करेंगे। ऐसा प्रेस लेके वो अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक में से वो अनाउंस करने की संभावना है। अगर वो महायुति में आते, मैं तो बार बार कहता हूँ कि वो आना चाहिए, उनके लिए हम रेड कारपेट डाल के बैठे हैं। अगर वो आते तो शायद हमारे इसमें से भी अगर उनको सीट शेयरिंग करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बड़ा नेता, एक मास लीडर अगर आता है तो उसका स्वागत हम जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान ये कहा, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको लेकर ये कहा उन्होंने कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से मुस्लिम लीग की जो है वो एक उसका मुस्लिम लीग की तस्वीर साफ होती है, ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। कांग्रेस अभी वैसी बन चुकी है। पहले कांग्रेस की जो राजनीति रह चुकी है आज तक देश में, ये जात के आधार पर बनी है। सब जात को आपस में भिड़वाना और मैक्सिमम दलित मुस्लिम में झगड़ा कैसा हो, हिंदू अलग कैसे हटे, ये सब देख के उन्होंने राजनीति की है। इसलिए मुस्लिम चेहरा तो पहले से ही है। कश्मीर का जो मसला था उनके वो सुलझ नहीं पाया उनसे। 370 कलम की बात वो नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए कि उनको पता है कि ये मुस्लिम वोट अपने से अलग हो जाएंगे। तलाक का मसला देखेंगे, नहीं सुलझा पाए। ये मोदी साहब ने सुलझाया है। मोदी साहब ने ये डिसीजन लिया, फर्मली डिसीजन लिया, और आज वो डिसीजन लेने की वजह से आपको लगता हो कि हिंदू खुश है, नहीं, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम भी खुश है। आज मुस्लिम औरतों भी चाहती है कि तलाक 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 बोलने से जो तलाक होता था आज वो नहीं कर सकते। वो लेडी आज सुरक्षित हो चुकी है, और 370 की वजह से आज कश्मीर में देखो आप जाके, अब आज का माहौल कहीं भी घूम सकते हैं। जो चांदनी चौक में पैर रख नहीं सकते थे आज वहाँ लोग जाके फोटो निकालते हैं। ये जो बदलाव लाया है ये मोदी सरकार ने लाया है।
और जब मोदी सरकार बदलाव लाती है तो इनको लगता है कि अभी ये मुस्लिम लोग इनकी तरफ जाने लगे, ये वोटर इनकी तरफ जाने लगे, तो ये मुस्लिमों का जो साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मोदी साहब ने जो कहा है कि केरल पैटर्न, मुस्लिम लीग का पैटर्न, ये अभी कांग्रेस अपना रही। एक अंतिम सवाल आपसे कि बगावत के समय 13 सांसद आपके साथ जुड़े थे, कईयों का पत्ता काटा जा रहा है, उनके साथ पार्टी किस तरीके से न्याय करेगी, उनके लिए क्या कुछ आप लोगों के मन में प्लान है? ये सांसदों का पत्ता काटना वगैरह बात नहीं है। आप देखो ना, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कोई भी पार्टी हो, ये लोकसभा के वक्त या तो विधानसभा के वक्त हर एक बहुत सारे सांसदों को बदला जाता है, विधानसभा के एमएलए को भी बदला जाता है, विधायक को भी बदला जाता है, तो ये पार्टी का एक प्रोसेस का भाग होता है। लेकिन आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो 2 अन्य पार्टियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं उनका दबाव है। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं मानते हम दबाव कभी नहीं मानते। दबाव होता तो हम तो उठाव क्यों करते ना। हम डरने वालों में से नहीं है, हम पार्टी की लाइन देख के चलने वालों में से। और इसलिए सीएम साहब ने ये कहा है, जो भी सांसद का टिकट बदला भी गया होगा या तो दिया नहीं गया होगा, उसको ये मेन स्ट्रीम लाइन में हम रखेंगे और उसको सम्मानजनक और उसका पुनर्वसन करेंगे। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़ मुंबई।